गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से एक बहुत ही प्यारी सी कविता यानी आप कह सकते हैं एक बहुत ही सुंदर से गीत का अध्ययन करेंगे जो कैफी आज़मी साहब के द्वारा लिखा गया है। और यह हकीकत फिल्म भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी फिल्म उसके बैकग्राउंड पर, उसके पृष्ठभूमि पर आधारित जो फिल्म बनी थी हकीकत, उसी फिल्म के लिए ये गीत लिखा गया था। तो बच्चों, देश और समाज की उन्नति और विकास में किन लोगों का सबसे अधिक महत्व होता है, योगदान किन का सबसे अधिक होता है? तो इस सवाल का उत्तर देखिए यहाँ पर। वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, नेता, खिलाड़ी, लेखक, कृषक या सैनिक। तो इसे देखा जाए तो सैनिकों का योगदान सबसे अधिक होता है। अब बताओ, सुरक्षा की दृष्टि से इन दोनों में से किसका महत्व ज़्यादा होना चाहिए, किसान का या सैनिक का, और क्यों? तो उत्तर है सैनिक का, क्योंकि एक किसान अपना खून पसीना बहाकर देश के नागरिकों के लिए फसल का उत्पादन करता है, जबकि एक सैनिक देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपना खून पसीना ही नहीं बहाता बल्कि अपनी जान भी दे देता है। तो बच्चों, जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। प्रकृति ने सभी जीवों की रक्षा के लिए साधन दिए हैं, जीवन को बनाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों को संकट आने पर मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने ने दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, अपने देश की आज़ादी की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़ा हो जाता है। वह जानता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, फिर भी वह इसकी परवाह नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सैनिकों का जो कर्तव्य होता है, जो उत्तरदायित्व होता है, वह इस तरह की बातें सोचकर पीछे हटने की सीख नहीं देता है। ठीक है बच्चों, आप लोग सिनेमा यानी मूवी तो अवश्य देखते होंगे। किस तरह की मूवी देखना आपको ज़्यादा पसंद है? तो आजकल तरह तरह की फिल्में बन रही है, लोगों की सोच और चॉइस भी अलग अलग है, पर जो देशभक्ति फिल्में होती है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। देशभक्ति पर आधारित फिल्में ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इन फिल्मों के गीत रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। इन्हें सुनकर दिल में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारने लगती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया। कौन सी युद्ध? भारत और चीन। 1962 में भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध पर आधारित एक फिल्म बनी थी हकीकत। और इसी हकीकत फिल्म के लिए इस गीत को लिखा गया था, और गीत को लिखने वाले हैं कैफी आज़मी। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयां करता है। सैनिकों की जुबानी हमें सब कुछ बताता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी, उम्मीदें भी हैं, क्योंकि जिनसे ये अपेक्षाएं हैं वे देशवासी कोई और नहीं है बल्कि हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। कर चले हम फिदा। कैफी आज़मी साहब, शौकत आज़मी और इनके जो बेटा, बेटी, बहू, दामाद
है कि नहीं। इनका वास्तविक नाम बच्चों अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। गांव के सरल वातावरण में भी उन्हें कविताएं पढ़ने का शौक़ लगा। अपने भाइयों के प्रोत्साहन से 11 वर्ष की आयु में कविताएं लिखने लगे। धार्मिक रूढ़िवादिता से परेशान कैफी आजमी साम्यवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए और 1943 में साम्यवादी दल ने मुंबई कार्यालय शुरू किया। उन्हें जिम्मेदारी देकर भेजा। यहाँ आकर कैफी आजमी उर्दू जनरल मजबूर मोहल्ला का संपादन किया। अपनी कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने फिल्मों के लिए बेहतरीन गीत लिखे और 10 मई 2002 को इन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर यानी अलविदा कह के चले गए, अर्थात इनका निधन हो गया। कैफी आजमी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिर सब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह है मेरी आवाज़ सुनो। उनके रचना कर्म के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके गीतों के लिए अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। सन 1947 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता से भरपूर थी और उनमें संवेदनशीलता और कोमलता का भी समावेश था। उनकी भाषा उर्दू और उर्दू शब्दावली युक्त हिंदी थी। ठीक बच्चों, तो ये रहा कवि के बारे में उनका परिचय। अब आइए देखते हैं आगे। कैफी आजमी, कर चले हम फिदा। तो बच्चों देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत नज़्म हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के कर चले हम फिदा पाठ से अवतरित हैं। इसके कवि प्रगतिशील उर्दू के महान शायर कैफी आजमी जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत नज़्म 1962 के भारत और चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई है। इस नज़्म में मातृभूमि पर बलिदान होने वाले सैनिकों के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमसी गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसकी व्याख्या। युद्धभूमि में देश पर प्राण न्यौछावर करने वाला भारतीय सैनिक अन्य भारतीयों से कहता है कि हे साथियों, अब तो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर इस संसार से जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंप रहे हैं। किसको सौंप रहे बच्चों? देशवासियों को। कौन से देशवासी? इसके पहले भी हमने बताया आपको, वो देशवासी कोई और नहीं, हम और आप हैं। सैनिक बता रहे कि हमारी सांसें रुक रही थी और नाड़ी जमने वाली थी, अर्थात मृत्यु के सन्निकट थी, परंतु हमने आगे बढ़े कदम को रुकने नहीं दिया। अर्थात हम अंत समय तक भी विजय के लिए सक्रिय रहे, दुश्मनों को पीछे खदेड़ने के लिए सक्रिय रहे। हमारे सिर भले ही कट गए हो, परंतु हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। अर्थात चाहे हमें मृत्यु को ही गले लगाना पड़ा हो, परंतु हमने अपने देश की मान सम्मान की रक्षा के लिए मरते दम तक कोशिश की। मरते दम तक हमारा जो बागपन है, अर्थात वीर पुरुष है, जोश और जज्बा है, आकर्षक का केंद्र बना रहा। अब हम यह देश तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, अब तुम ही इसकी रक्षा करोगे, अब तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है। तो बच्चों, इस तरह से सैनिकों ने अपने बाकी सैनिक साथियों और देशवासियों से उम्मीदें की है कि अब हम इस देश को
आप लोगों के हवाले सौंप कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की हिफाजत करते हुए हमने अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। अब इस वतन को आपके हवाले सौंप कर जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, शिल्प सौंदर्य। भारत चीन युद्ध के समय मृत्यु के सन्निकट सैनिकों के उद्गार का मार्मिक चित्रण, उद्गार उनके द्वारा कही गई बातों का मार्मिक चित्रण किया गया है। मरते मरते में पूर्णोक्त प्रकाश अलंकार है। हिमालय का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। उर्दू शब्दावली का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। वीर रस का अभूतपूर्व प्रयोग। गेय शैली है। गेय शैली मतलब गीतात्मकता, इसको हम गा सकते हैं। और मुहावरेदार भाषा का सहज प्रयोग है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कविता का अगला भाग। फिर आगे कवि कहते हैं सैनिकों की जुबानी। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। तो बच्चों संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग भी संदर्भ और प्रसंग पहले जैसा ही। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक को अपने कार्य पर गर्व है। वो कहता है कि अरे साथियों, जीवित रहने के लिए तो बहुत से अवसर मिलेंगे, परंतु देश की रक्षा के लिए मृत्यु को वरण कर, मृत्यु को महान बनाकर अमर होने का अवसर रोज नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है कि जिंदा रहने के जो अवसर हमारे पास बहुत है, पर वतन पर मिटने का अवसर किस्मत वालों को मिलता है, कभी कभी मिलता है ऐसा अवसर। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें अपने वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। वह भाग्यशाली होते हैं जिन्हें देश पर प्राण न्यौछावर करने का अवसर मिलता है। यौवन की सार्थकता, यौवन यानी जवानी, देश हित में बलिदान होने में ही है। क्योंकि जो युवा देश की रक्षा के लिए अपना लहू नहीं बहाता वह सौंदर्य और प्रेम दोनों को अपमानित करता है। इश्क और हुस्न। इश्क मतलब मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? वतन से मोहब्बत, देश प्रेम। और हुस्न देश की सुंदरता, दोनों को रुसवा कर देता है, दोनों को बदनाम कर देता है। अरे मेरे साथियों, तुम्हारे जैसे बांके जवान का वरण करने के लिए यह धरती दुल्हन बनी हुई है। अर्थात बलिदान के रंग में रंगी यह भूमि अपनी मांग में भरने के लिए तुम्हारा रक्त चाहती है। मातृभूमि तुम्हारा बलिदान मांग रही है। अब इस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। तुम अपने देश की रक्षा करना। सैनिक बाकी सैनिक साथियों से, देशवासियों से कहते हैं कि अब तुम्हें ही इस देश की रक्षा करनी है, क्योंकि इस देश की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है अब तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि सैनिक इस वतन की, इस देश की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। शिल्प सौंदर्य बच्चों। भारत चीन युद्ध के समय मृत्यु के सन्निकट सैनिक के उद्गार का मार्मिक चित्रण। रुद्र रोज में अनुप्रास अलंकार है। धरती के दुल्हन बनने में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली का सुंदर प्रयोग। वीर रस का अभूतपूर्व प्रयोग है। गेय शैली है। मुहावरेदार भाषा का सहज प्रयोग है। ठीक है बच्चों। फिर आगे कवि सैनिकों की जुबानी कहते हैं, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले।
बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। संदर्भ और प्रसंग पूर्वक। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। देश पर बलिदान होने वाले सैनिक कहते हैं कि हमने जो बलिदान की राह दिखाई है वह राह वीरान नहीं होनी चाहिए, कभी सूना नहीं होना चाहिए। अर्थात जिस पर मातृभूमि पर हम बलिदान हो रहे हैं, जिस मातृभूमि पर जिस प्रकार से हम बलिदान हो रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए यह सिलसिला चलते रहना चाहिए। मतलब मातृभूमि की हिफाजत का जो सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। उस रास्ते को कभी वीरान मत होने देना। हमारी मृत्यु के बाद बलिदानियों के नए जत्थे हमारी जगह लेकर देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ने चाहिए। मृत्यु के इस उत्सव के बाद विजय का उत्सव मनाया जाएगा। इस समय जिंदगी मृत्यु का वर्ण कर रही है, मृत्यु से गले मिल रही है, अर्थात जीवन रूपी वर मृत्यु रूपी दुल्हन का वर्ण कर रही है। जीवन रूपी जो दूल्हा है और मृत्यु रूपी दुल्हन है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। इसलिए इसके मस्तक पर कफन रूपी सेहरा बंधा है, अर्थात देश की रक्षा के लिए सिर पर कफन बांधकर हर बलिदानी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। सैनिक अपने बाकी सैनिक साथियों और देशवासियों से कहते हैं कि इस देश की हिफाजत का दायित्व, देश की रक्षा का दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें ही इस देश की हिफाजत करनी है। शिल्प सौंदर्य। भारत चीन युद्ध के समय मृत्यु के सन्निकट सैनिकों के उद्गार का मार्मिक चित्रण। रुतरोज में अनुप्रास अलंकार। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग। उर्दू शब्दावली का सुंदर प्रयोग। वीर रस का अभूतपूर्व प्रयोग है। गेय शैली है। सर पे कफन बांधना जैसे सुंदर मुहावरों का प्रयोग से भाषा बहुत ही प्रभावशाली और सहज बन गई है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसके आगे। फिर कवि सैनिकों की जुबानी कह रहे हैं, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। संदर्भ और प्रसंग पूर्वक। सैनिक अपने बलिदान से पूर्व भारतीय सैनिकों से कहता है कि जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसे पार करने का प्रयास रावण कर रहा था पर सफल नहीं हुआ, उसी प्रकार तुम भी अपने खून से एक रेखा खींच दो जिसे पार करके कोई भी रावण अर्थात कोई भी शत्रु अपने देश की धरती पर, अपने देश की भूमि पर आने न पाए, आने की हिम्मत ना करे। यदि कोई शत्रु भारत माता की ओर हाथ बढ़ाए अर्थात इस भूमि को कब्जाना चाहे, देश की मान सम्मान आबरू के लिए खतरा हो, तो उस हाथ को तोड़ दो। अर्थात यदि शत्रु हमारे देश की अस्मिता यानी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहे तो तुम उसका वध कर दो, उसकी हत्या कर दो, उसे जान से मार दो, जिससे वह सीता का पवित्र दामन न छू सके अर्थात भारत माता के मान सम्मान को ठेस न पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि तुम ही राम और तुम ही लक्ष्मण हो जिनके ऊपर सीता की दायित्व है, सीता की रक्षा का दायित्व अर्थात देश की मातृभूमि रूपी सीता की रक्षा का दायित्व है। तुम्हें ही राम और लक्ष्मण की भूमिका का निर्वाह करना है, तुम्हें राम और लक्ष्मण की तरह देश की हिफाजत करनी है, मातृभूमि रूपी सीता की रक्षा करनी है। अब यह देश तुम्हारे हाथों में सौंप कर मृत्यु का वर्ण कर रहे अर्थात मृत्यु को गले लगा रहे हैं, ये देश तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहे हैं, इस देश की हिफाजत अब तुम्हें ही करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए शिल्प सौंदर्य। भारत चीन युद्ध के समय मृत्यु के सन्निकट सैनिक के उद्गारों का मार्मिक चित्रण। सीता, राम, लक्ष्मण और रावण जैसे प्रतीक
प्रतीकों का सटीक प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दावली का सुंदर प्रयोग, वीर रस का अभूतपूर्व प्रयोग गेय शैली है, मुहावरेदार भाषा का सहज प्रयोग है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कैफी आजमी साहब के द्वारा लिखे गए गीत कर चले हम फिजा का सप्रसंग व्याख्या। कैफी आजमी उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि और शायर थे। ये पहले गज़ल लिखते थे, बाद में फिल्मों में गीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए या गीत और कहानी लिखने लगे। निर्माता चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के लिए इन्होंने गीत लिखा जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। यदि संभव हो तो यह फिल्म देखिए और फिल्म का समाज पर प्रभाव, इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखेंगे? फिल्मों का हमारे भारतीय समाज पर या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये विषय है आपके अनुच्छेद का। गृह कार्य में आप इसको लिखेंगे और इसके साथ ही साथ जो अभ्यास के प्रश्न हैं इसको हम अगली कक्षा में करेंगे। तो हम अगली कक्षा में इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। धन्यवाद।